गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे भैया बहनों। जैसा कि पूर्व वीडियो में हमने आपको वर्णित कराया कि लॉकडाउन की समस्याओं के चलते वर्तमान में यूट्यूब चैनल तथा फेसबुक एवं व्हाट्सएप के माध्यम से समस्त कक्षाओं को संचालित किया जा रहा है। और इसी क्रम में साधु श्रवण इंटर कॉलेज धनसारी के अंतर्गत समस्त गुरुजन तथा शिक्षकगण अपनी अपनी कक्षाओं को संचालित कर रहे हैं। इसी मद्देनजर रखते हुए समाज विज्ञान की क्लास भी संचालित की गई है, जो मूल रूप से कक्षा 9 और 10 के लिए मानी जा रही है। इसी को पूर्ण रूप में बच्चों को प्रदान किया जा रहा है। तो आज हम कक्षा 9 की कक्षा में वर्णित कराएंगे कि सामाजिक विज्ञान की क्या परिभाषा है, इसको कैसे अध्ययन करेंगे, किस प्रकार से इसके कितने भाग हैं और इसका मूल स्वरूप क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सामाजिक विज्ञान की क्या परिभाषा है। सामाजिक विज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसके माध्यम से समाज से जुड़ी हुई घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से रीति रिवाज, परंपरा तथा विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हुए उसे प्रयोगात्मक तथा लिपिबद्ध करके ज्ञान अर्जन करते हैं। इसी ज्ञान के रूप में हम वैज्ञानिक प्रवृत्ति में मूल चूल परिवर्तन यानी मूल परिवर्तन न करके उसी प्रक्रियाओं को नए रूप में परिवर्तन कर देते हैं, तो वही सामाजिक विज्ञान कहलाता है। सामाजिक विज्ञान को कई भागों में बांटा गया है। जैसे हम कह सकते हैं, पहला आपका है इतिहास, दूसरा पर्यावरण, तीसरा राजनीति शास्त्र, चौथा अर्थशास्त्र। तो इसमें सबसे पहले इतिहास के बारे में जानेंगे। इतिहास के जन्मदाता यूनान के हेरोडोटस को माना जाता है। इन्होंने यह वर्णित कराया कि इतिहास का अर्थ है इति धन हास। इति का मूल रूप से अर्थ यह निकल कर आता है कि जो पूर्ण हो चुका है। हास का अर्थ जो है नष्ट हो चुका है। हास का अर्थ यह निकल कर आता है जो नष्ट हो चुका है। अगर हम प्राचीनता के बारे में अध्ययन करें, जो अतीत पूर्ण हो चुका है, उसे जब हम लिपिबद्ध या बिना लिपिबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं तो उसे ही हम इतिहास कहते हैं। इसे दो रूप में मुख्य रूप में हम अध्ययन करते हैं, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। ऐसा समय जब इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त किया गया, उस समय को ही हम यह देख पाते हैं कि केवल जीवाश्मों तथा खंडहरों में अवशेषों के द्वारा, ध्वंसावशेषों के द्वारा, ये सभी समस्त प्रमाणों से चित्रित रूप में उसे वर्णित करते हैं या समझते हैं। तो ऐसे काल को हम प्रागैतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का अर्थ है ऐसा काल जिसमें मुख्य रूप से लिखित वर्णन भी किया गया तथा साक्ष्यों के रूप में भी वर्णित किया गया। जीवाश्मों के द्वारा, ईंधनों, तमाम ध्वंसावशेषों के द्वारा, तमाम प्रकार के ऐसे अवशेष जो पृथ्वी के अंदर नष्ट हो चुके थे, दब चुके थे, खुदाई करके पुरातत्वविदों ने, भूगर्भ वैज्ञानिकों ने उससे जानकारी प्राप्त किया, तो उस काल को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल के बारे में मूल रूप से जानकारी तब प्राप्त होती है जब 1921 में दयाराम साहनी तथा जॉन मार्शल महानिदेशक के रूप में इसे वर्णित कराया गया। जो प्रमुख रूप से ध्वंसावशेष प्राप्त हुए वे खुदाई के स्थान थे लोथल तथा कालीबंगा। ये मूल स्थान थे जहां से यह प्राप्त किया गया। उसके उपरांत ही यह वर्णित कराया गया कि किस प्रकार से हम यहाँ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो भारत में है, कि कैसे कैसे वस्तुओं को खुदाई के उपरांत यह प्राप्त किया गया, किस काल के थे, किस प्रकार की चित्रकला थी, किस प्रकार के उस पर वर्णित किए गए थे चीजें, या किस समय की घटनाओं का वर्णन है। सिक्कों के माध्यम से, तमाम प्रकार के स्तूपों पर वर्णित किए गए चीजों के माध्यम से, स्तंभों के माध्यम से, इस तरीके से हम ऐतिहासिक काल का वर्णन करते हैं या उसको समझते हैं। ऐतिहासिक काल को कई भागों में भी डिवाइड किया सकता है। जैसे प्राचीन इतिहास, प्राचीनता का बोध होता है। इसमें प्राचीन काल यानी सबसे प्रारंभ में किस प्रकार से चीजें आई सामने, जिसका हम पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर पढ़ते हैं। लगभग करोड़ों वर्ष समय से लेकर वर्तमान तक का जब अध्ययन करते हैं तो वह देखा जाता है। तो इसमें से जो पूर्व का काल है उसको हम प्राचीन काल कहते हैं। उसके बाद जब मनुष्य को जानकारी प्राप्त हो गई
जिसमें हम कह सकते हैं कि वैदिक काल के उपरांत वह समस्त काल कहा जा सकता है मध्यकालीन इतिहास। उसके बाद जब संपूर्ण विश्व के बारे में जानकारी प्रदान की गई, संपूर्ण विश्व के बारे में यह जानकारी प्राप्त हुई कि कौन कौन सभ्यताओं का कहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ, कहाँ पर जन्म हुआ, कैसे सभ्यताएं नष्ट हुई, कैसे नई सभ्यताओं का आवागमन हुआ, तो उसमें हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें सबसे प्राचीन चीन को माना जाता है कि यह सभ्यता ऐसी रही जो ह्वांगो नदी तथा यांगसी सिचियांग के नामक नदियों के किनारे बसी हुई थी और उसका प्रादुर्भाव हुआ, परंतु वह नष्ट नहीं हुई। और उसी सभ्यताएं जैसे मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे बसी हुई थी, वह नष्ट हो गई। दरिया तथा फरात नदी के किनारे बसी हुई इराक ईरान की सभ्यता का खात्मा हुआ। सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता बसी हुई थी, उसका खात्मा हुआ। ऐसी तमाम सभ्यताएं जो नष्ट हो चुकी हैं, इन सभी सभ्यताओं के बारे में वर्णन मिलता है और यह पूरा का पूरा ऐसी जानकारी प्राप्त होती है। आगे चलकर यह जानकारी प्राप्त होती है कि किस तरीके से आगे चलकर आधुनिक भारत आता है। आधुनिक भारत में संपूर्ण रूप से यह जानकारी प्राप्त होती है कि भारत में किस तरीके से राष्ट्रवाद का उदय हुआ, राष्ट्रीय क्रांतिकारियों का जन्म हुआ। और इतना ही नहीं, संपूर्ण विश्व में आधुनिकरण किस प्रकार से आया पुनर्जागरण काल से, यह समस्त स्रोतों की जानकारी वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास में प्राप्त होता है। इस तरीके से आपने इतिहास के समस्त खंडों के बारे में समझा, इतिहास किस प्रकार से डिवाइड करके अध्ययन किया सकता है उसके बारे में आपने समझा। अब आप समझें कि पर्यावरण किसे कहते हैं। पर्यावरण का अर्थ ही है परिधन आवरण, यानी जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है, पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए उसको एक आवरण के तरीके से ढके हुए है। और वह एक वायुमंडल है, जलमंडल है, जलमंडल है तथा स्थल मंडल है और पृथ्वी का आंतरिक मंडल, ये समस्त मिलाकर पर्यावरण का निर्माण होता है। पर्यावरण के अंतर्गत हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि पृथ्वी के जो भौतिक स्वरूप है वह किस प्रकार से है और पृथ्वी के प्रमुख संसाधन कौन कौन से हैं। ये पृथ्वी के भौतिक संरचना में अगर हम देखें, पृथ्वी की ऊपरी संरचना तथा पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखने को मिलती है। पृथ्वी की ऊपरी संरचना में जलमंडल, जलमंडल तथा स्थल मंडल आता है और स्थल मंडल से ही हम वायुमंडल को भी देख सकते हैं। पृथ्वी के प्रमुख संसाधन को भी हम अध्ययन कर सकते हैं दूसरे भाग में, जैसे भौतिक संसाधन या मानव संसाधन। भौतिक संसाधन वह संसाधन है जिसके द्वारा हम भौतिक गुणों पर आधारित चीजों को पढ़ते हैं, जैसे जल, वायु, अग्नि या पेड़ पौधे, वनस्पतियां, यह समस्त चीजें आपका आता है पूरा का पूरा मूल रूप से भौतिक संसाधन में। मानव कोश संसाधन या मानव संसाधन वह होता है जिसमें मूल रूप से मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीजों का अध्ययन करते हैं। मानव निर्मित चीजें जैसे लकड़ी के द्वारा फर्नीचर बना दिया जाता है, या कपास के द्वारा कपड़ा बना दिया जाता है, या लोहे के द्वारा कोई वस्तु नई बना दी जाती है, या किसी और चीज का निर्माण करते हैं जो रासायनिक क्रियाओं पर आधारित होता है, उसको हम मानव पूरित या भौतिक मानव संसाधन कहते हैं। भौतिक संसाधन और मानव के संसाधन आपने यह पृथ्वी के प्रमुख संसाधनों में समझा। अगर हम पर्यावरण के पिता की बात करें तो मूल रूप से रॉबर्ट ब्लाय को माना जाता है। डॉक्टर रॉबर्ट ब्लाय पर्यावरणविद कहलाते हैं, जिन्होंने भौगोलिक दशाओं का भी वर्णन किया है। तीसरा पार्ट आता है राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र के पिता को अगर देखा जाए तो एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ एक बेहतर तरीके के राजनीति शास्त्र माने जाते हैं और एडम स्मिथ आपके राजनीति शास्त्र भी हैं और अर्थशास्त्री भी हैं, और मूल रूप से राजनीति शास्त्र चाणक्य को माना जाता है। एडम स्मिथ ने राजनीति शास्त्र में भी अपनी पारंगतता दिखाई है और अर्थशास्त्र में भी, परंतु अगर मूल रूप से राजनीति शास्त्र देखा जाए तो चाणक्य को माना जाता है। चाणक्य ने यह प्रतिपादित किया कि एक ही राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा या मंत्रिमंडल के द्वारा उस राज्य की गतिविधियों को तैयार करके अगर उस राज्य के वृद्धि के लिए कार्य किया जाए, धन उपार्जन के लिए कार्य किया जाए, कानून के लिए कार्य किया जाए, नियमों के लिए कार्य किया जाए, तो वही राजनीति शास्त्र कहलाता है। अर्थात किसी राज्य के द्वारा अपने राज्य की प्रगति के लिए नियम कानून तथा संग्रहित करके उसे उस देश की रक्षा के लिए, धर्मनिरपेक्ष के लिए, गुण निरपेक्ष के लिए जो कार्य किया जाता है
वही राजनीति शास्त्र कहलाता है। इसको दो रूप से हम पढ़ सकते हैं। संवैधानिक प्रक्रियाओं के द्वारा आंतरिक तथा बाह्य भागों के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संवैधानिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें नियमों तथा कानूनों का संग्रह करके उस देश को चलाया जाता है, किसी राष्ट्र को चलाया जाता है, किसी देश को चलाया जाता है। जैसे कि किसी भी देश में कोई संविधान बनाया जाता है और उस संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं और उस संशोधन के द्वारा देश में कई विधेयक पारित किए सकते हैं और विधेयक बनाकर कानून पारित कर दिया जाता है। तो यह प्रक्रिया संवैधानिक प्रक्रिया कहलाती है राजनीति शास्त्र की। दूसरा है आंतरिक तथा बाह्य। आंतरिक प्रक्रिया हुआ है जो गृह मंत्रालय द्वारा उसी संवैधानिक प्रक्रिया का एक भाग है जिसमें पूरा का पूरा देश एक नियमबद्ध होकर वह कार्य करता है। तथा बाह्य भागों में हम कहें तो एक देश का जो दूसरे देश से किसी प्रकार का गुण निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता या किसी चीज का आदान प्रदान क्रय विक्रय क्रिया होती है, वह समस्त जानकारी भी राजनीति शास्त्र में वर्णित की जाती है। आगे अर्थशास्त्र आप जानेंगे जो चौथा पार्ट है समाज विज्ञान का। अर्थशास्त्र के जनक को हम एडम स्मिथ के रूप में ही देखते हैं, जिन्होंने यह बतलाया कि जब कोई भी व्यक्ति धन की इच्छा के लिए कोई भी अर्जन करता है तथा पूंजी बनाता है या उसका आकलन करता है तो वही पूरी प्रक्रिया ही अर्थशास्त्र कहलाती है। अपने जीविकोपार्जन के लिए जो भी धन प्राप्ति या धन कमाने या उसका आकलन करके जीविका उपार्जन करने की जो प्रक्रिया है वही अर्थशास्त्र कहलाती है। तो इस तरीके से आपने आज हमारी इस कक्षा 9 की दूसरी वीडियो में समझा कि किस तरीके से सामाजिक विज्ञान का अध्ययन किया जाए, उसे कितने भागों में बांटा गया है। और इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में आप चलचित्र में यह समझेंगे कि किस तरीके से आप सामाजिक विज्ञान को इतिहास के पहले पार्ट में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। और हम आपको यह जानकारी प्रदान कर दें कि वर्ल्ड हिस्ट्री हमें कक्षा 9 की कक्षा में ही पढ़ना है, जो कि विश्व इतिहास का संपूर्ण क्रांति में देखा जाए तो विश्व क्रांति के लेकर हम फ्रांस की क्रांति से प्रारंभ करेंगे। और समस्त विद्यार्थीगण ध्यान दें कि चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें और लाइक करें तथा अपने ग्रुप में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन होकर अध्ययन भी करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।